हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। जी आज है 1 मई 2017 और जैसा कि हमने आपसे कहा था आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम 2014 का जीएस पेपर 1 का डिस्कशन। यह है इसका पार्ट 1 जिसमें हम कवर करेंगे 20 एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। जी हमने कहा था कि आपको संडे को यूपीएससी प्रीलिम्स 2014 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आपने ये 2014 का पेपर सॉल्व किया होगा तो इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। क्यों है ऐसा, क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर ये टू वे प्रोसेस है, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा तो ये जो हम सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं उससे आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये रिक्वेस्ट है आपसे, आप 2014 का पेपर सॉल्व कीजिए और उसके बाद ये वीडियो सीरीज जो है वो हम स्टार्ट मतलब ये वीडियो सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। जी ये जो वीडियो है ये हम जितना हो सके उतने कम समय में बनाने की प्रयास करने जा रहे हैं। आज पहला ही दिन है, देखते हैं कितना टाइम लगता है और थोड़ा हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन इसमें हम कम दे, क्योंकि हमें वीडियो जो है वो कम समय में कंप्लीट करना है। सो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 में जो पार्टीशन कर दिया गया था वो कब तक था, ऐसा ये क्वेश्चन था। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर व्हेन द इंडियन ट्रूप्स वर नीडेड बाय द ब्रिटिश एंड द पार्टीशन वाज एंडेड। मतलब जब फर्स्ट वॉर के वक्त इंडियन ट्रूप्स की जरूरत थी तब ये पार्टीशन खत्म कर दिया गया था, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्या था, तो किंग जॉर्ज 5 जो थे इन्होंने ये कर्जन का एक्ट जो था इसको एब्रोगेट कर दिया गया था एट द रॉयल दरबार ऑफ 1911 ऐसे, मतलब ये 1911 में जब किंग जॉर्ज हमारे यहाँ पे आए थे तब इन्होंने ये एक्ट जो था वो कैंसिल कर दिया था, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज गांधी जी लॉन्च्ड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मतलब जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च की थी तब ये पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कर दिया गया था, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1949 व्हेन द ईस्ट बंगाल बिकम्स ईस्ट पाकिस्तान। मतलब ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था ये 1947 में हमारे इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ही खत्म हुआ था, ऐसा डी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, तो आप जानते होंगे इसका आंसर है बी, दैट इज जब किंग जॉर्ज 1911 में हमारे यहाँ पे आए थे तब इसको दो जो एक्ट था कर्जन का एक्ट इसको कैंसिल कर दिया गया था और तब से ही पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था ये रद्द हो गया था। सो इसका आंसर जो है वो है बी। हमने ऐसे जो एक्सप्लेनेशन की जो स्लाइड है वो यहाँ पे रख दी है, अगर आप चाहे तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। मैं अगली बार से जो क्वेश्चन है अगर जरूरत पड़ी तो ही एक्सप्लेनेशन स्लाइड आपको दिखाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अभी। The 1929 session of the Indian National Congress is a significance in the history of the freedom movement because, मतलब जो ये जो 1929 का जो सेशन था आईएनसी का, ये हमारे लिए एक सिग्निफिकेंट क्यों था। तो देखिए क्या हुआ था, सबसे पहले तो बात देखिए यहाँ पे, मतलब ये जो साल था ना 2014, यहाँ पे इस सेशन को 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी अक्सर मार्क करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट साल हो गए हो या फिर 100 साल, तो ऐसे बातें ध्यान रखिए। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन कौन से दिए गए। ए ऑप्शन है अटेनमेंट ऑफ अ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज अ ऑब्जेक्टिव ऑफ कांग्रेस। मतलब अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट यहाँ पे कहा गया है। नेक्स्ट इज अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज्य वाज अडॉप्टेड एज ए गोल ऑफ कांग्रेस। मतलब यहाँ पे सेल्फ गवर्नमेंट और यहाँ पे पूर्ण स्वराज्य। नेक्स्ट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो था ये यहाँ से लॉन्च कर दी गई थी। एंड लास्ट इज डिसीजन ऑफ पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंडन वॉज टेकन। मतलब यहाँ पे हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो था यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का डिसीजन था, ये इस 1929 के सेशन के बाद लिया गया था, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो ये जो सेशन था ये इंपॉर्टेंट क्यों था हमारे लिए, तो हमने पूर्ण स्वराज का जो हमारा रिजोल्यूशन था वो इस 1929 के सेशन में पास किया था। सो इसका आंसर जो है वो है बी। तो ठीक है, बी आंसर है इसका। यहाँ 1929 में जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा थर्ड। विद रेफरेंस टू द फेमस सत्रिय डांस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सत्रिय डांस के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, सत्रिय डांस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक डांस एंड ड्रामा। नेक्स्ट इज इट इज सेंचुरीज ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवाइट्स ऑफ आसाम। मतलब ये सालों पुरानी एक ट्रेडिशन है जो वैष्णवाइट जो लोग हैं इनके द्वारा आसाम में ये फॉलो की जाती है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट इज इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिकल रागाज एंड तालाज ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स कंपोज्ड बाय तुलसीदास कबीर एंड मीराबाई। मतलब ये जो सत्रिय डांस जो है ये बेस है किस पे, तो रागाज और ताला पे, और इनके जो सॉन्ग्स है ये कंपोज किसके द्वारा किए गए, तो तुलसीदास कबीर और मीराबाई, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। देखिए इसका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये जो मतलब और ये थर्ड स्टेटमेंट जो है ना ये भी सही है यहाँ तक कि ये बेस्ड ऑन क्लासिकल रागाज और तालाज है, लेकिन ये जो सॉन्ग्स है ये कंपोज तुलसीदास कबीर मीरा इनके द्वारा नहीं किए गए थे। इनका जो नाम है कंपोज किसके द्वारा किए गए थे, शंकर देव एंड माधव देव। ठीक है, माधव देव और शंकर देव इनके द्वारा ये सॉन्ग्स जो है वो कंपोज कर दिए गए थे। लेकिन एक बात यहाँ पे ये भी
है कि ये जो तुलसीदास कबीर और ये मीराबाई जो है ये भी वैष्णवाइट संत ही थे, ठीक है, वैष्णवाइट ही थे। तो इसका आंसर जो है वो है बी, दैट इज 1 एंड 2 करेक्ट। ओके, 1 एंड 2 करेक्ट, क्योंकि ये सॉन्ग जो है वो कंपोज किए गए थे, यहाँ पे देखिए फिर से एक बार, शंकर देव एंड माधव देवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा फोर्थ, चैत्र 1 of the national calendar based on the Shak era corresponds to the which of the following date of the Georgian calendar in the normal year of 365 days। मतलब जो हमारा चैत्र, ये जो दिन होता है, चैत्र का फर्स्ट डे शक एरा का, ये जॉर्जियन कैलेंडर में कौन से दिन के साथ कह सकते हैं करस्पॉन्ड्स होता है, ऐसा ये ऑप्शन। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है 22 मार्च, 15 मई, 31 मई या फिर 21 अप्रैल, ठीक है। तो ये यहाँ पे और करके भी एक ऑप्शन दिया गया है। तो ये अगर आपने जो हमारा इंडिया ईयर बुक है, इसके कुछ स्टार्टिंग के भी पेजेस आपने पढ़े होंगे, तो इसका आंसर आप जान सकते हैं, ये है आंसर इसका ए, दैट इज 22 मार्च या फिर 21 मार्च है इसका आंसर। सो इसके बारे में आप ये एक्सप्लेनेशन चाहे तो पढ़ सकते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये यहाँ पे क्या दिया गया है, तो फेमस वर्क एंड स्कल्पचर साइट, ठीक है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा है। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी पूछती है, लेकिन ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये मतलब सभी लोगों के लिए डिफिकल्ट होते हैं। तो ऐसी बात नहीं कि ये हमें डिफिकल्ट है, मुझे ही सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है, आपको ही सिर्फ डिफिकल्ट लग रहा है, नहीं, ऐसे क्वेश्चन कुछ होते हैं जो सभी के लिए डिफिकल्ट होते हैं। और इनमें हो सके तो कुछ मतलब लॉजिक लगाया जा सकता है, या फिर नहीं, या फिर मतलब ऐसे कुछ क्वेश्चन को छोड़ ही देना पड़ता है, ठीक है। तो ये ऐसा ही एक क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है, फेमस वर्क और स्कल्पचर साइट ये पूछा गया है, अ ग्रैंड इमेज ऑफ अ बुद्धास महापरिनिर्वाणा विथ न्यूमरस सेलेस्टियल म्यूजिक्स अबव म्यूजिशियंस अबव एंड सॉरोफुल फिगर्स ऑफ हिज फॉलोअर्स बिलो अजंता। मतलब ये कहाँ पे, ये जो ऐसी जो इमेज थी ये अजंता में पाई गई थी, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अ ह्यूज इमेज ऑफ वराह अवतार ऑफ विष्णु एज अ रेस्क्यू गॉडेस अर्थ फ्रॉम द डीप chaotic waters sculpted on rock। मतलब ये ऐसी जो वराह अवतार की जो विष्णु जी की इमेज जो थी ये माउंट अबू में पाई गई थी, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अर्जुना's पेनेंस या फिर डिसेंट ऑफ गंगा स्कल्पचर्ड ऑन द सरफेस ऑफ ह्यूज ब्लॉडर्स। तो ये कहाँ पे पाया गया था, ममल्लपुरम यहाँ पे पाया गया था, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब बुद्धाज महापरिनिर्वाण वाली जो इमेज थी ये अजंता में, वराह अवतार वाली जो विष्णु की इमेज थी ये माउंट अबू में, और अर्जुन पेनेंस ये ममल्लपुरम यहाँ पे पाया गया था, ऐसा हमारे ऑप्शन दिए गए। और इनमें से कौन से करेक्टली मैच है ये हमें पूछा है। देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट ये सही है, मतलब बुद्धा की जो महापरिनिर्वाण वाली इमेज थी ये अजंता में है, ये बात सही है। नेक्स्ट इज ये अर्जुना पेनेंस ये ममल्लपुरम यहाँ पे है, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो वराह अवतार ये माउंट अबू में नहीं, ये भी ममल्लपुरम में, ठीक है। मतलब 1 एंड 3 करेक्ट है, 2 जो है ये बात इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर है 1 एंड 3 सी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने फिर से बता दिया है, ये करेक्टली मैच है। फर्स्ट सेकंड रॉन्ग है क्योंकि ये ममल्लपुरम में है, और थर्ड जो है ये भी राइट है, अर्जुना's पेनेंस ये भी पाया गया था ममल्लपुरम में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 6, द गदर वॉज। तो ये गदर पार्टी के बारे में था, तो ये क्या था, ऐसा ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2014 में पूछा था। देखिए ऑप्शन क्या है, रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विथ हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को। मतलब ये सबसे पहले तो रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, और ये हेडक्वार्टर कहाँ पे था, तो सैन फ्रांसिस्को में। नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। मतलब ये नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था और सिंगापुर में था। नेक्स्ट इज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बर्लिन में था, एंड कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर इन ताशकंद, ठीक है। मतलब ये देखिए सबसे पहले तो दो ऑप्शन दिए गए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का टाइप कौन सा था और कहाँ पे हेडक्वार्टर था, ऐसा ये दिया गया है। तो गदर कहाँ पे था, तो ये सबसे पहले रिवोल्यूशनरी एसोसिएशन था इंडियंस का, जो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका, यहाँ पे ये हेडक्वार्टर था इसका, ठीक है। तो इसका आंसर है ए, 6 का आंसर जो है वो है ए। और यूएस और कनाडा यहाँ से ये ऑपरेट करते थे, और हाँ इनका मिशन क्या था, एम टू सिक्योरिंग इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई होप मैं अच्छे से जा रहा हूँ। अगर इसके बारे में, आज हमारा पहला ही दिन है, आपको जो कोई भी सुझाव लगते हैं इसके बारे में आप हमें कमेंट्स में बताइए। और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस है इनके आंसर ये करंटली जो अभी हम दे रहे हैं आपको, ये यूपीएससी द्वारा ही दिए गए, ठीक है। मतलब आप इन आंसर्स पे रिलाय कर सकते हैं पूरी तरह से, क्योंकि ये आंसर जो है ये यूपीएससी की है, ये भी बात याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, विथ रेफरेंस टू द इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज
कलारीपयत्तु। ये कलारीपयत्तु क्या है हमारे कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से, ऐसा यूपीएससी ने 2014 में क्वेश्चन पूछा था। सो ऑप्शन ए दिया गया है, इट इज एंशियंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म स्टिल प्रिवेलेंट इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। मतलब ये एंशियंट भक्ति कल्ट है जो शैविज्म लोगों द्वारा साउथ इंडियन रीजन्स में अभी तक फॉलो किया जाता है, ऐसा ए स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एंशियंट स्टाइल ऑफ ब्रॉन्ज एंड ब्रास वर्क स्टिल फाउंड इन सदर्न पार्ट ऑफ कोरोमंडल एरिया। मतलब जो ये ब्रॉन्ज वर्क वगैरह था इसके बारे में है ये, और ये कोरोमंडल एरिया जो है हमारा सदर्न पार्ट, यहाँ पे आज तक पाया जाता है कलारीपयत्तु, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एंशियंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा एंड लिविंग ट्रेडिशन इन द नदर्न पार्ट ऑफ मलाबार। ठीक है, मलाबार में ये डांस ड्रामा का टाइप है जिसका सी कलारीपयत्तु, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट इज एंशियंट मार्शल आर्ट एंड लिविंग ट्रेडिशन इन सम पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। मतलब ये क्या है, तो मार्शल आर्ट टेक्निक है, ऐसा डी स्टेटमेंट है। तो ये क्या है कलारीपयत्तु, तो ये है इसका आंसर डी, दैट इज ये मार्शल आर्ट और लिविंग ट्रेडिशन टेक्निक है जो साउथ सदर्न इंडिया में अक्सर पाया जाता है, और ये ओरिजिनेट कहाँ पे हुआ था, तो केरला में। देखिए फ्रेंड्स, 2014 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें आर्ट एंड कल्चर के बहुत मतलब कुछ एक बहुत अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन बाद में 2015 और 2016 में जो आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन पूछना जो इंपॉर्टेंस था वो कम हो गया था। ठीक है, तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि हमें आर्ट एंड कल्चर पे आज बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली बाकी आपका जो कोई आप पढ़ रहे हैं वो सब छोड़ के हमें आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना होगा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार आए थे क्वेश्चन, हमने देख लिए, हमें जो अब बाकी जो हम रिवीजन कर रहे हैं वो ये ऐसे फोकस करके करना है बस, इसीलिए हम ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो वर्ड है कलारीपयत्तु, इसमें से कलरी, इस कलारी जो है ये सबसे पहले संगम लिटरेचर में डिस्क्राइब किया गया था, और किसके लिए डिस्क्राइब किया गया था, एज ए बैटलफील्ड एंड कॉम्बैट एरेना। ठीक है, कलारी बैटलफील्ड एंड कॉम्बैट एरेना संगम लिटरेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 8 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो कौन से पेयर दिए गए, गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम ओडिशा, यक्षगान कर्नाटका। तो इनमें से कौन से करेक्टली मैच है ये हमें पूछा है। तो सबसे पहले तो गरबा गुजरात, ये तो सभी जानते होंगे, मतलब ये फर्स्ट जो है ये बात सही है। सो देखिए हमारा एक ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो गया, बाकी है 3 ऑप्शन, बचे 3 ऑप्शन। तो मोहिनीअट्टम या फिर यक्षगान, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो मोहिनीअट्टम जो है ये ओडिशा में नहीं है, और यक्षगान जो है ये कर्नाटका में, मतलब 1 और 3 करेक्ट है। मोहिनीअट्टम आई थिंक ये कर्नाटका में, हम देखते हैं आंसर में, जी हाँ सॉरी केरला में। ठीक है, मोहिनीअट्टम जो है वो केरला में है। 1 और 3 जो है ये बात सही है, मोहिनीअट्टम केरला में है। सो इसका आंसर है सी, दैट इज 1 और 3 करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लिया, मुझसे गलती हो गई थी, सॉरी। मोहिनीअट्टम केरला में है, यक्षगान कर्नाटका, गरबा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द बुद्धिस्ट हिस्ट्री ट्रेडिशन एंड कल्चर इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। और ये कैसे पेयर्स है, तो फेमस श्राइन्स और उनके लोकेशन के पेयर्स है। ठीक है, और इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। जैसे कि हमने कहा आर्ट एंड कल्चर पे उस साल काफी अच्छी मात्रा में क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये जो एरियाज थे ना ये उस साल न्यूज में थे, इस वजह से ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्या है, टैबो मॉन्टेसरी एंड टेम्पल कॉम्प्लेक्स, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो स्पीति वैली में, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज लोहत्सवा लकांग टेम्पल नाको, ये कहाँ पे, जास्कर वैली में, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज अलची टेम्पल कॉम्प्लेक्स, और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो लद्दाख में, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। और हमें कौन से करेक्ट है ये पूछा है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड जो ये बात सही है, स्पीति वैली में ये ताबो मॉन्टेसरी और कॉम्प्लेक्स टेम्पल है, टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, ये बात सही है। साथ ही साथ एलची टेम्पल ये लद्दाख में, ये बात भी सही है। लेकिन ये जो लोहत्सवा लकांग टेम्पल जो है ये जास्कर वैली में नहीं, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, मतलब ये 1 और 3 करेक्ट है, 2 जो है ये बात इनकरेक्ट है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, आप यहाँ पे इसके आंसर में देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, जी फिर से एक बार कहता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप पॉज करके इसके बारे में पढ़ लीजिए। हमारा 10th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बीजक इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ संत दादू दयाल। मतलब ये कहा गया है कि बीजक, ये जो कॉम्पोजिशन है ये टीचिंग किसकी है, तो संत दादू दयाल की, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द फिलोसॉफी ऑफ पुष्टि मार्ग वॉज प्रोपाउंडेड बाय माधवाचार्य। मतलब ये जो पुष्टि मार्ग, ये जो फिलोसॉफी है ये किसके द्वारा प्रोपाउंड की गई थी, तो माधवाचार्य द्वारा। और हमें पूछा है कि कौन से करेक्ट है। देखिए इसका आंसर है वो है डी, दैट इज इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। क्यों, क्योंकि ये जो बीजक जो है ना ये संत दादू दयाल द्वारा नहीं, ये कबीर जी जो है हमारे, इनकी ये आइडियाज थी। और ये जो पुष्टि मार्ग मतलब क्या है, तो पाथ ऑफ ग्रेस, ये फिलोसॉफी किनकी थी, तो वल्लभाचार्य। ठीक ठीक है, वल्लभाचार्य फिलोसॉफी, पुष्टि मार्ग, कबीर की आइडियाज, इनको लेटर कलेक्ट किया गया था बाद में और प्रिजर्व रखा गया था इन बीजक। बीजक में इनकी कबीर की आइडियाज रखी गई थी। सो इसका आंसर है डी, याद रखिए बीजक, कबीर एंड पुष्टि मार्ग, वल्लभाचार्य। ठीक है, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11, अ कम्युनिटी ऑफ अ पीपल कॉल्ड मंगनियार्स
इज वेल नोन फॉर देयर, मतलब ये जो मंगनियार कम्युनिटी जो है ये किस वजह से फेमस है, ऐसा ये क्वेश्चन था 2014 में पूछा हुआ। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, मार्शल आर्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट में मार्शल आर्ट के लिए ये कम्युनिटी फेमस है। नेक्स्ट इज म्यूजिकल ट्रेडिशन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, थर्ड इज क्लासिकल वोकल म्यूजिक इन सदर्न इंडिया, एंड लास्ट इज पेट्राड्यूरा ट्रेडिशन इन सेंट्रल एरिया। ठीक है, पेट्राड्यूरा क्लासिकल वोकल म्यूजिक या फिर म्यूजिकल ट्रेडिशन या फिर मार्शल आर्ट, ऐसे इनमें से पूछा गया था। तो ये मंगनियार ये जो कम्युनिटी है ये किसके लिए फेमस है, तो इसका आंसर है बी, दैट इज ये म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए फेमस है। यहाँ पे देखिए म्यूजिकल ट्रेडिशन के लिए, और कहाँ पे, वेस्ट इंडिया में, वेस्ट इंडिया में स्पेसिफिकली कहाँ पे, तो ये है राजस्थान में पाई जाती है मंगनियार कम्युनिटी। ठीक है, याद रखिए इसके बारे में यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, व्हाट वाज और वेयर द ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्वींस विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन। जी 1958 में क्वींस विक्टोरिया का जो प्रोक्लेमेशन आया था, आप जानते होंगे 1957 के हमारे जो हुए थे उनके बाद ये हुआ था। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है ये हमें बताना है, ऑब्जेक्ट था ऐसे। तो फर्स्ट इज टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, मतलब इसके बाद कोई भी स्टेट का एनेक्शर नहीं होगा, ऐसा ये बताया गया था। ए टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, मतलब जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर लाया गया था, ऐसा सेकंड स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज टू रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विथ इंडिया, मतलब क्या है थर्ड स्टेटमेंट में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड था इंडिया के साथ उसको रेगुलेट करना, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1958 के प्रोक्लेमेशन के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड जो था वो इंडिया के साथ खत्म कर दिया गया था। ठीक है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का हमारे यहाँ पे कोई रोल बचा नहीं था। सो इसका 1 एंड 2 जो है ये बात सही है, लेकिन थर्ड जो है ये बात इनकरेक्ट है। सो मेरा इसका आंसर है ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आप चाहे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 13, इबादत खाना एट फतेहपुर सिकरी वॉज, ये जो इबादत खाना जो था ये क्या था, ऐसा ये क्वेश्चन था, यूपीएससी ने पूछा हुआ। तो ऑप्शन दिए गए, द मॉस्क फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, मतलब ये एक मॉस्क थी जो रॉयल फैमिली सिर्फ यूज कर सकती थी, इबादत खाना, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज इट वाज अकबर्स प्राइवेट चेंबर प्रेयर, मतलब अकबर जो हमारे राजा थे इनका ये प्राइवेट चेंबर प्रेयर था, प्रेयर करने के लिए वो यूज करते थे, ऐसा बी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशंस विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, मतलब यह ऐसा एक हॉल था जहाँ पे अकबर अलग अलग रिलीजन्स के स्कॉलर्स को इकट्ठा करके डिस्कशंस करते थे, ऐसा सी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द रूम इन विच नोबल बिलोंगिंग्स टू डिफरेंट रिलीजन्स गैदर टू डिस्कस रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऐसा हॉल होता था जहाँ पे लोग खुद से ही, अलग अलग रिलीजन के लोग खुद से एक साथ आते थे और रिलीजन्स के बारे में डिस्कशंस करते थे, ऐसा ये डी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले इबादत खाना जो है ना ये अकबर जो हमारे राजा थे इनसे रिलेट करता है, फतेहपुर सिकरी का। तो इसका आंसर जो है वो है सी, दैट इज ये अकबर जी का ऐसा एक हॉल था जहाँ पे वो लोगों को, स्कॉलर्स को अलग अलग रिलीजन के इकट्ठा लाते थे और रिलीजन के बारे में डिस्कस करते थे। ठीक है, सो इसका इबादत खाना फतेहपुर सिकरी, इसका आंसर है सी, दैट इज ये आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 14 क्वेश्चन, in the context of a food and nutritional security of India, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future। मतलब क्या है कि ये कंटेक्स्ट दिया गया है कि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी हमारे इंडिया के बारे में, तो सीड रिप्लेसमेंट रेट, सीड का रिप्लेसमेंट, ऑलराइट, जो मतलब एक कंसिडर कीजिए कि जो 10 साल पुरानी सीड थी उनका रिप्लेसमेंट, मतलब नए से आना, इसके बारे में जो रेट है इसके बारे में, ये फ्यूचर के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। बट वॉट इज या फिर आर द कंस्ट्रेंट इन द वाइडर ग्रेटर इंप्लीमेंटेशन, मतलब ये करने के लिए कौन से कंस्ट्रेंट आ रहे हैं, ऐसा ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ नो नेशनल सीड पॉलिसी इन प्लेस, मतलब ये करने के लिए हमारे देश में सीड पॉलिसी ही नहीं है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज देयर इज अ नो पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज इन द सप्लाई ऑफ अ क्वालिटी सीड्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड प्लांटिंग मटेरियल्स ऑफ द हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, मतलब क्या है कि जो ये सीड्स जो लगते हैं इनके बारे में, अच्छे क्वालिटी के सीड्स, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर की मतलब कोई पार्टिसिपेशन नहीं था, ऐसा ये सेकंड स्टेटमेंट दिया गया था। एंड थर्ड इज देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग द क्वालिटी सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। ठीक है, मतलब क्या है कि जो डिमांड और सप्लाई जो होना चाहिए उसमें गैप है, ऐसा ये थर्ड स्टेटमेंट है। ठीक है, तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा है। देखिए करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन से है, तो देखिए ये फर्स्ट जो है ये इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि नेशनल सीड पॉलिसी जो है ना वो हमारे देश में है कुछ 2002 या 2001 से है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, 2002 से है ये पॉलिसी। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो ये इनकरेक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे ये जो प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन नहीं है ऐसा कहा गया था,
था, लेकिन आप तो जानते होंगे प्राइवेट सेक्टर का जो सीड रिप्लेसमेंट के पार्ट है इसमें पार्टिसिपेशन है, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों इनकरेक्ट है, लेकिन ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये बात सही कि ये इसका कंस्ट्रेंट है कि हमारे यहाँ पे डिमांड और सप्लाई जो है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ सीड इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स, इसमें एक डिमांड और गैप में सप्लाई, जो डिमांड और सप्लाई का जो गैप है ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ज़्यादा है, सो इस वजह से ये कंस्टेंट है। सो इसका आंसर है 3, दैट इज बी ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव नेशनल सीड पॉलिसी मेड इन 2002। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज द प्राइवेट सेक्टर डज सप्लाई क्वालिटी सीड्स, मतलब प्राइवेट सेक्टर सप्लाई करता है क्वालिटी सीड्स को। और स्टेटमेंट 3 इज राइट बिकॉज द डिमांड फॉर द क्वालिटी सीड फॉर लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स इज नॉट मैच्ड बाय द मार्केट, मतलब इनमें गैप है, इस वजह से ये स्टेटमेंट 3 जो था ये बात सही थे, लेकिन 1 एंड 2 इनकरेक्ट थे। सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 15 क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इको सेंसिटिव जोन्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इको सेंसिटिव जोन्स के बारे में इनमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इको सेंसिटिव जोन्स जो थे दीज आर द एरियाज डिक्लेयर्ड अंडर दी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, मतलब ये ESZ जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत डिक्लेयर किया जाता है, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ अ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन इज टू प्रोहिबिट ऑल काइंड ऑफ मैन एक्टिविटी इन दो जोन्स एक्सेप्ट एग्रीकल्चर, ठीक है, मतलब बाकी भी कोई भी काम नहीं करना है, सिर्फ एग्रीकल्चर आप इको सेंसिटिव जोन में कर सकते हैं, ऐसा बी स्टेटमेंट है। और इनमें से कौन सा करेक्ट है ये हमें पूछा गया है। देखिए इसके दोनों स्टेटमेंट सही इनकरेक्ट है, मतलब डी है इसका आंसर। और ऐसा क्यों, तो देखिए ये जो है ना ESZ, ये इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, ये 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ये 1986 के जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट था इसके तहत बनाए गए थे। और यहाँ पे बताया गया था सेकंड स्टेटमेंट में द पर्पस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इको सेंसिटिव जोन, ये प्रोहिबिट करता है सभी एक्टिविटीज एक्सेप्ट एग्रीकल्चर। जी ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ पे एग्रीकल्चर करने के लिए भी मनाही है, ठीक है, मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते। डिक्लेयर्ड एक्टिविटीज प्रोहिबिटेड आर जनरली स्पेसिफिक टू ईच जोन्स एंड नोटिफाइड सेपरेटली, ठीक है, मतलब जो एक तो पहली बात है कि सॉरी मैं अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो जी यहाँ पे जो करना क्या है ये स्टेट वाइज डिसाइड होगा, ठीक है, ईच जोन्स के लिए नोटिफाइड सेपरेटली। तो मुझसे ये गलती हो गई थी, सॉरी, आज पहला दिन है, कुछ गलतियां हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया इज एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखिए एनवायरमेंट के रिलेटेड भी हमने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन जो है वो यूपीएससी पूछता रहता है, और जो एनवायरमेंट के कुछ स्पेसिफिक एक्ट्स है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ना ये इस साल भी न्यूज़ में है, आप जानते होंगे जल्लीकट्टू इशू की वजह से, तो इसके बारे में ये याद रखिए। तो देखिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड इज एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ऐसा फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है। नेक्स्ट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब ये जो अथॉरिटी है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसा बी स्टेटमेंट है। एंड थर्ड इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी इज चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये जो नेशनल गंगा रिवर बेसिन जो है ये प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ऐसा 3 स्टेटमेंट है। तो देखिए इसका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है ये क्रुएलिटी एंड जो एक्ट था इसके बारे में, जी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एक्ट 1960 का एक्ट, इसके तहत ये बनाया गया था, मतलब ये फर्स्ट इनकरेक्ट है। बाकी ये जो दोनों है दैट इज ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ये स्टैट्यूटरी बॉडी, ये बात सही है, और साथ ही साथ नेशनल गंगा रिवर बेसिन ये अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर की जाती है, ये बी और सी जो है, सॉरी सेकंड और थर्ड ये बात सही है। सो इसका आंसर है बी, दैट इज 2 एंड 3 करेक्ट ओनली, ठीक है। ये फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि एक्ट जो पास किया गया था वो 1960 में पास किया गया था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी एक्ट एनिमल्स एक्ट 1960, इसके द्वारा ये एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो था ये एस्टेब्लिश कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो देखिए साइंस का पहला क्वेश्चन आ रहा है, विटामिन और इनकी डिफिशियंसी डिसीज ये बताना था हमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन था विटामिन सी स्कर्वी, नेक्स्ट इज विटामिन डी रिचेट्स, एंड लास्ट इज विटामिन ई नाइट ब्लाइंडनेस। तो ये कौन से विटामिन की वजह से कौन से डिसीजेस होते हैं, ये हमें करेक्टली मैच कौन से ये बताना था। तो देखिए इसका विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। सो ये जो है ये इसका इनकरेक्ट है, बाकी हमें करेक्ट पूछा था, तो इसका 1 एंड 2 जो है ये बात सही है, मतलब विटामिन सी की वजह से स्कर्वी होती है और विटामिन डी की वजह से रिचेट्स होती है। रिचेट्स क्या है, तो ये बोन का डिसीज है, और विटामिन ए की वजह से जो स्कर्वी होता है ये गम्स का डिसीज है, ठीक है। बोन डिसीज रिचेट्स, विटामिन डी, गम डिसीज स्कर्वी, विटामिन सी, एंड विटामिन ए की वजह से होता है नाइट ब्लाइंडनेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 18 क्वेश्चन। देयर आर सम कंसर्न्स रिगार्डिंग द नैनो पार्टिकल्स ऑफ सम केमिकल एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड बाय द इंडस्ट्री इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। मतलब देखिए नैनो पार्टिकल्स के बारे में कुछ कंसर्न्स है, तो ये क्या है, क्यों है ऐसा, तो ये क्वेश्चन था ऐसा नैनो पार्टिकल्स के बारे में। दे कैन एक्यूमुलेट इन द एनवायरमेंट एंड कंटेमिनेट वाटर एंड सॉइल। तो जी ऐसा कह दिया गया है कि ये एक्यूमुलेट हो सकते हैं नैनो पार्टिकल, और एक्यूमुलेशन की वजह से ये एनवायरमेंट और हमारे वाटर सॉइल इनको कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट इज दे कैन एंटर इनटू फूड चेन। तो अगर ये देखिए अगर ये वाटर में चले गए, कंटेमिनेट कर गए, तो ये फूड चेन में भी ऑब्वियस है एंटर हो सकते हैं। नेक्स्ट इज दे कैन ट्रिगर द प्रोडक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। मतलब फ्री रेडिकल्स का जो बढ़ने का जो अमाउंट होती है, इसको ये ट्रिगर कर सकते हैं, ऐसा थर्ड स्टेटमेंट, ठीक है। तो इनमें से कौन से करेक्ट है ये हमें पूछा गया है, तो इसके डी तीनों स्टेटमेंट सही है। मतलब ये नैनो पार्टिकल्स इनको एक्यूमुलेशन हो सकता है एनवायरनमेंट में, उस वजह से इनका वाटर में कंटेमिनेशन, वाटर और सॉइल का कंटेमिनेशन ये कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स, तो ये बात सही है। साथ ही साथ ये फूड चेन में ऑब्वियस है, जैसे कि हमने कहा अगर वाटर या फिर सॉइल में चले गए तो फूड चेन्स में तो आना लाजमी है। मतलब 1 और 2 करेक्ट है। और साथ ही साथ ये जो है मतलब ये अगर देखिए फूड चेन में या फिर बाकी किसी भी जगह ये चले गए, तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स मतलब जो रेडिकल जिसमें चार्ज नहीं होता है, ऐसे फ्री रेडिकल्स, तो ये इनको ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका तीनों स्टेटमेंट जो है ये बात सही है। सो इसका आंसर जो है वो है डी, दैट इज 1, 2 एंड 3 करेक्ट। देखिए ऑल स्टेटमेंट सही है। दे हैव एबिलिटी टू जनरेट फ्री रेडिकल्स एंड कॉज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन सेल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 19 क्वेश्चन। जी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये काफ़ी फेमस हुआ था उस टाइम पे क्वेश्चन, मतलब ऐसे क्वेश्चन आई थिंक यूपीएससी ने तब पहली बार पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ब्रिंग्स आउट द पब्लिकेशन नोन एज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूएनडीपी दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, WEF दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आउटलुक ये किसके द्वारा लाया जाता है, IMF द्वारा, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा, ठीक है। तो ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। विथ रेफरेंस टू द यूनियन बजट विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कवर्ड अंडर द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। देखिए आप तो जानते हैं इस साल के बजट में नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है वो खत्म कर दिया गया है। सो फिक्स है कि इसमें मतलब फिक्स मतलब मैं लगता है हमें कि इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन था यूपीएससी ने पूछा हुआ इस वजह से। तो इनमें से कौन से नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है, ऐसा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करंट और करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। देखिए डिफेंस एक्सपेंडिचर, जी हाँ ये नॉन प्लान है। साथ ही साथ इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरी एंड पेंशन सब्सिडी, सैलरी पेंशन एंड सब्सिडी, ऐसे 4 स्टेटमेंट दिए गए और इनमें से कौन सा करेक्ट है हमें बताना है। तो देखिए इसका सी आंसर है। इसके ये जो चारों जो है ना, ये चारों पार्ट नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के तहत आते हैं। और ये जो आंसर्स है जैसे कि हमने कहा ये यूपीएससी ने दिए हुए ही आंसर है, तो आप इन सभी आंसर्स पे रिलाई कर सकते हैं। जी बताइए आपको ये हमारा आज का पहला दिन कैसे लगा, और जो हमने कहा था कि मिनिमम 5 जो एमसीक्यू जो है वो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ये आज शाम तक मतलब 5 बजे तक आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हम जितना जल्दी हो सके उतने आपको जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जी पहला दिन था, बताइए आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, सो दैट हम आपके रिप्लाई के अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सके। ऑलराइट फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड, कीप स्टडिंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।